क्लास 12 में फ्लेमिंगो को आप दरकिनार नहीं कर सकते। आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, चैप्टर्स का देख रहे हैं, यू आर इन टेंशन, लेकिन मैं आपको गारंटी लेता हूं कि ऐसा YouTube में कोई कंटेंट नहीं डाला है जैसा मैंने डाला है। 26 वर्षों का एक्सपीरियंस को मैंने स्क्रीन पे दिया है। आप इस लॉन्ग वीडियो में, जिसको मैंने वन शॉट वीडियो में बनाया है, आप यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्क्रीन में मैं डाल रहा हूं, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वहां से बाहर नहीं जाएगा। और तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, जो इसको पूरा देख लेगा, मैं गारंटी लेता हूं, श्योर करता हूं कि उसको फुल मार्क्स आएगा फ्लेमिंगो में। मिलते हैं वन शॉट वीडियो में, आ जाइए। हेलो एवरीवन, देखिए स्टूडेंट्स के डिमांड पे क्लास 12 का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, चूंकि आप जानते हैं कि क्लास 12 भी वैसा क्लास होता है जहां से आपका स्कूलिंग समाप्त हो जाता है, और यही 12 में ही आपका स्कूलिंग समाप्त। इसका मतलब आपको फिर यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्कूल जाने के लिए नहीं कहेगा। तो माय व्यूअर्स, ये क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें लास्ट लेसन, वाह, लास्ट टाइम फॉर स्कूलिंग, और उसी में लास्ट लेसन कहीं ना कहीं दिल को छू लेता है। तो लास्ट लेसन में हम क्या पाते हैं कि फ्रेंड्स नाम का एक लड़का है, एंड ही वाज लेट फॉर स्कूल। एक तो लेट था, मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट ही वाज नॉट इन मूड ऑफ गोइंग टू स्कूल। कारण है कि उसको HW मिला था, होमवर्क, जैसा आपको भी मिलता है। आपको भी करना अच्छा नहीं लगता है क्या तिवारी सर, आप भी होमवर्क देते हैं? तो he had got the homework of participles का होमवर्क उसके टीचर M हेमल जी दिए हुए थे, और पार्टिसिपल्स का वो P भी नहीं किया था कंप्लीट। तो he was not in mood of going to school। लेकिन अब स्कूल जा रहे हैं तो चलो भाई स्कूल चलते हैं। वो सारी जितनी भी सुंदरताएं थी, जो भी चीज था, सबको बाईपास करते हुए, काटते हुए स्कूल की ओर जाने लगा। पहला तो लेट था, दूसरा पार्टिसिपल तैयार नहीं थे, लेकिन वो स्कूल जा रहा है। तो ही सॉ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखिए, जिस जमाने में फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, अभी तो वायरल हो जा रहा है ना, तो पहले कुछ चौक चौराहे पे लोग न्यूज डालते थे। बुलेटिन बोर्ड वाला वो जगह है जहां पे लोग उस देश का मेन इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पे डालते हैं। अक्सर वहां भीड़ रहता है, तो वो भीड़ देखता है, वो सोचता भी है क्या बात है भाई, इतनी भीड़ है, लेकिन वो रुकता नहीं है, बिकॉज ही वाज लेट। वहां पे उसको लोग बोले भी, कह रहे बहुत समय है, मत जाओ, अभी आराम से जाओ। उसको लगा जोक हो रहा है, क्योंकि एक तो दे रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आराम से जाओ। फिर यहाँ से ये पूरा दौड़ के एक सांस में चला गया, और जब वहां पहुंचा स्कूल, लगा आज तरीके संडे है क्या, क्योंकि अनयूजुअल काम था, पीस थी स्कूल में। पहले दूर से ही क्या होता था, हसल और बसल, पूरा दूर से काई कचर सुनाई देता था, हसल बसल रहता था, पूरा कॉमोशन रहता था। आज वो नहीं था, उसको लगा संडे है क्या। फिर वो और आगे गया, तो जब स्कूल का क्लासरूम में पहुंचता है तो देखता है विलेज के एल्डर्स जो हैं वो सिटिंग थे। ये देखकर उसको और सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि सरप्राइज कैसे कैसे हुआ, क्या 3 थिंग्स हैं। तो पहला तो उसको स्कूल संडे ऐसा लगा, डेली का जो कमोशन था वो नहीं है, बच्चे जो रिसाइटिंग करते थे वो रिसीटिंग का आवाज वहां पर नहीं है। साथ में क्या पाया कि विलेज के जो एल्डर्स हैं वो लास्ट बेंच में बैठे हुए हैं, जो अक्सर एमपीटी रहता है उसमें भाई गांव वाले बैठल हैं। और तो और M हेमल जी, जिनको क्रैंकी मानता है। क्रैंकी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सनकी मिजाज वाला, क्योंकि इनके पास आयरन रूलर रहता है। देखिए, पीटना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन वो रखते थे आयरन रूलर, और कभी कभी बच्चे को देते भी थे उससे। तो उनको वो फ्रेंड्स क्रैंकी मानता था। आज सरप्राइजिंग क्या है कि जैसे ही उसके गुरुजी उसके सर देखे, बोला अरे वाह फ्रेंड्स, आओ आओ आओ, तेरे बिना ही हम लोग शुरू कर रहे थे। इसको लगा कि बेटा आज पिटा है, लेकिन वहां डांट भी नहीं पड़ी, तो इसको और सरप्राइजिंग हुआ। और तो और वेलकम के साथ वो स्पेशल ड्रेस में इसी तरह कोट पैंट लगेले थे, जो अक्सर वो इंस्पेक्शन डे में या कोई संडे उंडे का स्पेशल रहता था तब पहनते थे। आज वो पहने हुए, मामला क्या है भाई, बड़ा सरप्राइजिंग कंडीशन में है। फिर M हेमल जी शुरू करते हैं बताना,
वो बताया कि ये उनका लास्ट लेसन था, उस फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। दिमाग हिल गया, थंडर क्लैप हुआ, क्योंकि 40 ईयर से वो वहां पर पढ़ा रहे थे और ये बेचारा अभी तो पढ़ना ही शुरू किया था। इससे पहले तो इसको फ्रेंच अच्छा नहीं लगता था पढ़ना लिखना। अब इसको लगा कि एम हेमल जस्ट चले जाएंगे, विल गो फ्रॉम दैट स्कूल, और कभी देख नहीं पाएगा। तो सडन जो है लव जो है इमर्जेज होता है उसके हाथ में, ठीक है। वो जान गया कि फ्रांस और प्रूसियन का जो वॉर हुआ था, जिसके वजह से जर्मन के टीचर जो है वहां पर आएंगे और अब नेक्स्ट डे से वहां पे जर्मनी की पढ़ाई होगी। और वो दिन एम हेमल के लिए लास्ट दिन था। उधर पैकिंग भी चल रहा है, ट्रंक सब भरा रहा है, क्योंकि he will have to leave that area, leave that place, स्कूल छोड़कर जाना है। तो अब वहां पे जर्मनी की पढ़ाई होगी। एम हेमल जी एक्सप्लेन्स करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, बताते हैं बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है। वो बोलते हैं कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है अगर उसका लैंग्वेज जिंदा है, दैट मीन्स कि वो उसकी चाबी अभी है, जिसके माध्यम से वो आजाद हो सकता है, जेल से निकल सकता है। पूरा वो तारीफ करते हैं और फिर ब्लेम भी करते हैं। वो खुद को ब्लेम करते हैं, बोले कि उनकी गलती है कि व्हेन ही वाज इन मूड ऑफ फिशिंग, तो बोलते थे बच्चों आज छुट्टी, आज मैं चला मछली पकड़ने। लो, कभी कभी वो बच्चों को फ्लावर्स में जो है वाटरिंग का काम दे देते थे। गार्जियंस को भी दिए हैं डोज कि वो लोग भी केयर नहीं करते हैं, तो जनरली सब जगह चलता ही रहता है। बच्चों को भी दिए कि आप लोग भी केयर नहीं किए, और लास्ट में बोलते बोलते उनका जो है आवाज पूरा चॉकिंग हो जाता है। फिर वो लास्ट में बोलते हैं वी विल लव फ्रेंड्स, स्कूल इज ओवर, चले जाइए, और कुछ बोल नहीं पाए, और यहीं पे जो है स्टोरी समाप्त हो गई। वो लास्ट अपने मुंह से वी विल लव फ्रेंड्स बोले, समाप्त। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में मेमोराइज कराते रहेगा, जैसे हसल एंड बसल हो गया, कोमोशन शोर शराबा, स्कॉल्डिंग जो कि आपका चाइडिंग डांटने के लिए होता है, क्रैंकी स्ट्रेंज सनगी के लिए हुआ है, ग्रेव सीरियस, और ये लास्ट वर्ड है, लोग इसको एनेक्सियस बोलते हैं, एनेक्सियस नहीं है, ऑक्सस, ऑक्सस माने चिंतित यानी वरीड। अब इसका हॉट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम इसकी क्वेश्चंस की चर्चा करें कि क्या क्या हॉट क्वेश्चंस होंगे, तो व्हाई वाज फ्रांस सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड क्यों था, और सबसे ज्यादा सरप्राइज किसमें था, तो उसमें आप लिखिएगा जो विलेज के एल्डर्स जो लास्ट बेंच में बैठे थे उसको देखकर वो सरप्राइज था सबसे जबरदस्त। दूसरा ऑर्डर जो था, ऑर्डर से क्या कंडीशन चेंज हुआ था, तो अब वहां पे आपका फ्रांस का जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो पढ़ाई नहीं होगा, वहां पे जर्मन की पढ़ाई होगी, ये आपको आंसर में लिखना होगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, पूछने लायक है, इस साल पूछेगा कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच, फ्रेंच के बारे में वो क्या बोले, लैंग्वेज के बारे में क्या बोले कि लॉजिकल है, क्लियर है, स्वीट है, ये बांधे रखता है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। तो आप इसको तैयारी कर लें, और मेरे ख्याल से इजीली आपका रेडी हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 12 एग्जाम करीब, अब बच्चों के मन में टेंशन कि अब क्या करें, कैसे होगा। तो चलिए, फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। आज मैं लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। लॉस्ट स्प्रिंग ये क्लियरली दिखाता है कि भारत में हम ऐसा पाते हैं कि जो बच्चे का जो स्प्रिंग टाइम है, यानी यूं कहिए कि किसी आदमी के जन्म में उसका जो स्प्रिंग टाइम होता है वो उसका चाइल्डहुड है। दुर्भाग्य क्या है कि भारत में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका बचपना बहुत खराब बीतता है। गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है। प्लस आप ये भी देखते होंगे कि भारत में कई विदेशी लोग आकर बसे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिली है, तो नो डाउट उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स है, वो फेस करते हैं। तो चलिए आते हैं हम टॉपिक की ओर। चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें अनिस जंग जो राइटर रहती है वो एवरीडे इनकाउंटर्स विद साहेब, प्रत्येक दिन साहेब से उसका भेंट होता है। साहेब एक बच्चा है
यहां तक कि वो स्कूल नहीं जाता, बेचारा छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाता। ये बोली भी कि अगर स्कूल क्यों नहीं जाता, बच्चे बोला कि स्कूल कहां से जाएंगे, स्कूल नहीं है। मैम बोली कि तो स्कूल मैं खोलूंगी तो आओगे, बोले यस जरूर आएंगे। अब ऐसा हो गया कि जब जब ये बच्चा मैम को देखे तो दौड़ के आ जाए। स्कूल खुल गया। अब ये बेचारी सोच में पड़ गई कि ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। फिर इनको लगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के वादे करते तो हैं बट निभाते नहीं है। तो वो एक रैग पिकर है। साहब कौन है? एक रैग पिकर है। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि एक प्लास्टिक का बोरा लिया हुआ है और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर बच्चा घूमता है। ऐसा कोई नहीं है जो इस सीन को नहीं देखा होगा कि इधर वो लिया हुआ बोरा और एक छोटी सी लकड़ी लेकर बेचारा घूम रहा है। करता क्या वो? कचड़े चुनता है। जो हम लोग फेंकते हैं, प्लास्टिक बोतल ये वो, बेचारा उसको चुनता है। अब उसको क्यों चुनता है? क्योंकि उसको वो बेचता है और उससे उसको पैसा मिलता है। तो ये रैग पिकर है सीमापुरी में। उसके पेरेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश से पेरेंट्स आए क्योंकि वहां जब रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं चली तो वो लोग पूरा जो है ग्रुप में यहां पर आ गए। और दिल्ली के सामने आपका सीमापुरी जगह है, वहां पर वो लोग जो है अपना डेरा जमा लिए, घर बनाया है, वो भी क्या मिट्टी उट्टी से बनाया है। एंड सर्चेज गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। ये लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, ये लोग डंप में इधर उधर खोजते रहते हैं। इनके लिए पूरा वंडर है क्योंकि कभी कभी एक सिक्का मिल गया, कभी और कुछ आश्चर्य का चीज मिल गया, तो इनको लगता है कि ये गार्बेज का जो स्टॉक है हो न हो यूं वंडर का कुछ चीज है, आश्चर्य है इसमें, पता नहीं क्या निकल जाएगा। उसका ओरिजिनल नाम है साहब आलम, जिसका मतलब ये होता है यूनिवर्स का लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मैम को लगता है कि इसको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि इसका नाम का मीनिंग क्या है, हार्ड होगा इसको बिलीव करना। He roams in the streets with barefoot groups। कई बच्चे हैं, सब खाली खाली पैर घूमते रहते हैं, सबका वही बोरा लिया है, लकड़ी लिया और चल दिया। ये भी बेचारा उसके साथ एवरीडे जाता है। और सीमापुरी जिसका मतलब क्या है कि नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और घर कैसे बने हैं? तो मड से बने हैं। ऊपर में क्या लगा है? तो टीन का रूफ लगा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट क्या अमीरी के कर रहा है? नहीं कर रहा है। नो डाउट ये गरीबी को शो कर रहा है कि वो लोग गरीब हैं। ठीक है। 10,000 रैग पिकर्स, दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो आइडेंटिटी। केवल राशन कार्ड का व्यवस्था हो गया जिससे वो वोट देने के काबिल हो गए हैं और उसके पास कुछ नहीं है। तो वो लोग को आखिर क्या काम है? तो भाई कुछ नहीं, वही गार्बेज में जाके चुनना है और उसी को स्टॉक करना, बेच के अपना रोजी रोटी चलाना है। गार्बेज मीन्स वंडर फॉर किड्स। बच्चों के लिए गार्बेज पूरा वंडर का चीज है, पता नहीं इसमें क्या निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा। बट गार्बेज मीन्स ये है सर्वाइवल। बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी रोजी रोटी की व्यवस्था है। वही से उनका सब कुछ व्यवस्था चलता है, उसी को बेचते हैं तो दाल रोटी चलती है। साहब अब कंडीशन बदल गया, तो साहब अब जो है वर्क्स इन टी स्टॉल। कुछ समय बाद फिर मैम पाती है अनीस जंग जी कि वो अब टी स्टॉल में काम करता है और एक बड़ा सा कैनिस्टर लेके बेचारा जा रहा है और उसके उम्र से वो मैच नहीं कर रहा। पहले क्या था ना, केयर फ्री था, ही स्मूथली अपना कभी मन हुआ तो किया, कभी मन हुआ तो नहीं किया। बट नाउ अब उसको करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू। कारण कि अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया, उसका मालिक कोई चाय स्टॉल का जो मालिक है वो इसका मालिक हो गया है। कहानी यहाँ पर एक सेट में समाप्त होती है। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप बात करें तो गार्बेज कई जगह पर यह आया है, रबिश कूड़ा करकट के लिए, बेयरफुट ये खाली पैर के लिए आया है। ठीक है। रोम्स वांडर यानी घूमना भटकने के लिए आया है। लैक कमी और शॉर्टेज को दिखाता, उनके पास लैक ऑफ सोर्सेज था तभी तो ये काम कर रहे हैं। सर्वाइवल लिविंग के लिए आया है, जिंदगी जीने के लिए जो लिविंग है। और मड चूंकि कीचड़ के लिए आया है, कीचड़ से निर्मित किया हुआ घर है, ऊपर में टीन का रूप लगा हुआ। अब हॉट क्वेश्चंस देखिए, सबसे जबरदस्त हॉट क्वेश्चन ये 1 नंबर है। इज साहब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल? क्या वो जो चाय दुकान में काम कर रहा साहब एंडिंग में दिखाया गया है, तो क्या वो हैप्पी है?
कैसे? तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर ऑन दैट टाइम। अब वो खुद का मालिक नहीं था, कोई और उसका मालिक हो गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, ये आपको व्याख्या करना है। तो सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग क्यों है? क्योंकि अदर टास्क वहां पे था नहीं, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, दे हैड नो आइडेंटिटी, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, दैट्स व्हाई दे वर जस्ट कलेक्टिंग द गार्बेजेज। वहां से वो लोग कचरा चुनते थे और उसी को बेच के उनका अपना लाइफ चलता था। एक क्वेश्चन और है कि गार्बेज इज अ वंडर फॉर द चिल्ड्रेन, हाउ? जबकि बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए वंडर क्यों है? क्योंकि बच्चे को उतना लोड नहीं है, तो वो खाली यही देखते हैं कि चुनते चुनते कभी सिक्का मिल गया, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य फील होता है, लगता है कि नो डाउट ये आश्चर्य की चीज है। ठीक है, तो ये 3 में से आप 1 नंबर को एकदम अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा और फिर स्मूथली आपका नंबर आ जाएगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तुरंत आ रहे सेकंड पार्ट में, लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट में क्या बात है हम कि अनीस जंग जी का मुकेश नाम का एक बच्चा से भेंट होता है, क्योंकि स्पेस बदल गया है, वो फिरोजाबाद में है और वो यूपी का एक एरिया पड़ता है, तो मुकेश से भेंट होता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो खुद का मास्टर खुद बनना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्योंकि फिरोजाबाद में रहना और मोटर मैकेनिक की कल्पना करना ये थिंकिंग से बाहर है, बट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद का मतलब क्या है कि एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। हर दूसरा परिवार जो है खाली बेंगल्स मेकिंग में ही लगा हुआ है। अब देखिएगा चूड़ियों का जो पैकेट आता है उसमें फिरोजाबाद लिखा रहता है। ठीक है, तो 20,000 चिल्ड्रेन वर इलीगली इन ग्लास फर्नेसेज, यानी वहां पे 20,000 बच्चे अगर एक दिन में अगर कानून ठीक से लागू कर दिया जाए, जैसा कि भारत में कानून है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को काम नहीं देना है, तो अगर इसको बढ़िया से सख्ती से लागू किया जाए तो 20,000 बच्चे वहां से निकलेंगे बाहर जो काम कर रहे हैं आपके कांच के भट्टियों में। दे लिव इन पॉवर्टी, क्या है ना, लोग गरीबी में जीते हैं, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कुछ सोच नहीं पाते, ले देखे वही चूड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं। दे नो नथिंग, उनको कुछ नहीं आता एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स, केवल एक ही काम जानते हैं, खाली वही ले देके चूड़ी बनाना, और कुछ काम नहीं आता है। वहां पे ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बेंगल्स आर मेड, सब टाइप का जितनी तरह की चूड़ियां चाहे रंग की हो चाहे टाइप की हो, सब वहीं पे बनती है। मुकेश एंड हिज फैमिली कांट चेंज द ट्रेड, वो जो परंपरा है, वो जो ट्रेड है, उनका रिवाज है, उसको वो लोग बदल नहीं सकते। इनके पापा का भी वही कहानी था, इनके भैया भी वही में लगे हैं, सबका वही कहानी है, सब चूड़ी बना रहे हैं, दूसरा कुछ काम नहीं है। दे गेट आई प्रॉब्लम, देखिए जब कम वोल्टेज में काम करना पड़ता है ताकि ठीक से दिखाई दे, तो आंखों का वोल्टेज यानी बुढ़ापा या जवानी आने से पहले आंखों का वोल्टेज चला जाता है, ये प्रॉब्लम है वहां पे, लेकिन करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, द यंग ऑल्सो हैव नो इनिशिएटिव, यानी जो यंग जो युवा लोग हैं, चूंकि युवा को लोग मानते हैं कि पावरफुल है, बट उनके पास भी इनिशिएटिव्स नहीं है, सोच नहीं पाते, कुछ जो ड्रीम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ ड्रीम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो पुलिस उनको उठा के ले जाएगी और फिर जो है उनके साथ गड़बड़ होगा, इसलिए वो भी उसी लीक पे चल रहे हैं जिसपे बड़े लोग चले हैं। ठीक है, अब 2 वर्ड, यहाँ पे अनीस जंग जी को 2 वर्ड दिखाई देता है। फर्स्ट तो वेव ऑफ पॉवर्टी, वैसे लोग जो आपकी गरीबी में जो चक्र होता है ना, उस चक्र में ये लोग फंस गए, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और दूसरा क्या है, तो मनी लेंडर्स है, पुलिस है, लीडर्स है, ये दूसरा वर्ड इनको दिखाई देता है। तो 2 अलग अलग वर्ड इनको दिखाई देता है कि सच में 2 अलग अलग तरह के वर्ड हैं। अब हम इसमें क्या पाते हैं कि स्टोरी यहाँ पे समाप्त होता है। अनीस जंग जी खाली इतने पूछते हैं कि क्या हवाई जहाज भी उड़ाना है, क्या मोटर मैकेनिक बनोगे तो, लेकिन मुकेश शुरू करता है। मुकेश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने इनिशिएटिव का काम जो है स्टार्ट किया है। वो सिंपली बोला कि नहीं हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, बट मोटर मैकेनिक बनना है। देखिए इसके टफ जो वर्ड्स हैं वो सब, पहला वर्ड हो गया आपका फर्नेस,
भट्टी के लिए यूज होता है। सेकंड है बेंगल, चूड़ी, बार बार ये वर्ड आपको रिपीट करेगा। पोआची, गरीबी को दिखाता है। इनिशिएटिव, कोई शुरुआत करने के लिए। वेब, जाल, और हैजर्ड जो होता है वो खतरा को दिखाता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में भी आपको जरूरत पड़ेंगे। अब इसके हॉट क्वेश्चंस, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको टच करेगा वो नंबर 1 श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये डिफरेंट क्यों है? आप सिंपली लिखिएगा कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ओनली बेंगल्स, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अदर आइडियाज। तो आप इसको पा रहे हैं कि सब जो है एक जैसा कर रहा है, लेकिन ये he wants to be a motor mechanic, अलग हो गया ना। तो ये आपको दिखाना होगा, मोटर मैकेनिक यहाँ पे डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट में कि मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री। तो भाई अंधेरे में काम करना पड़ता है, लाइट जला के ऐसे काम करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि आंखों की वोल्टेज समय से पहले ही बुझ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स है, लोगों को जो है दिक्कत होती है। तीसरा, चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर क्या है, क्यों है, तो कैसे ठीक होगा? तो चाइल्ड लेबर के बारे में आप भी जानते हैं कि जो अंडर 14 एज के जो बच्चे काम कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर में आते हैं। क्यों है? तो पॉवर्टी के चलते हैं, इलिटरेसी के चलते हैं। कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार को सख्ती से जो है इससे निपटने के लिए कानून तो बना दिए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सही सही नहीं चल रहा है। इसके वजह से जो है ये काम चलता जा रहा है, और ये तब तक ठीक से नहीं बंद होगा जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से ना हो। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर दूसरे चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, क्लास 12 का फ्लेमिंगो में एक चैप्टर है डीप वाटर। अब डीप वाटर जैसा कि टाइटल ही बता रहा है, इसका हेडिंग ही बता रहा कि कोई गहरे पानी की कहानी है। अब इस गहरे पानी की कहानी में नरेटर कैसे फंसता है, क्या क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सब चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर उसको डीप वाटर में क्या प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, और वो गाना सुने है ना, डर के आगे जीत है, और ये भी सुने होंगे, जो डर गया वो मर गया। लेकिन यहाँ पे नरेटर डरा तो जरूर, लेकिन वो मरा नहीं। उसने डर के आगे जो जीत है उसको चरितार्थ कराया। उसने प्रूव कराया कि अगर डर से हम दब जाएं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो आते हैं स्टोरी में, डीप वाटर में कि आखिर क्या हुआ। ठीक है, देखिए, विलियम डगलस वाज 10 or 11 years old. When he was only 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. उसने तय किया कि उसको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? तैरना सीखना चाहिए, स्विमिंग सीखना चाहिए। तो द YMCA पूल वाज सेफ फॉर स्विमिंग। देखिए, सामने याकिमा रिवर है। मम्मी बराबर जो है वार्निंग देते रहे, देख बेटा पिछले साल ही वो डूब गया, वो डूब गया, वो डूब गया, हमेशा वो बताते रही नॉट टू गो टू दैट रिवर। लेकिन YMCA पूल ये बड़ा ही सेफ था। क्यों सेफ था? इट वॉज 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड। सेलो का मतलब छिछला होता, जहां गहराई कम हो, वहां पे 2 to 3 feet था, और 9 feet एट द डीप एंड, उसका जस्ट उल्टा 9 feet था। और वाटर जो है ग्रेजुअली आ रहा था। ठीक है, ग्रेजुअली इसमें आ रहा था। तो ही हैड एन एवर्जन ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। देखिए, जब वो मात्र 3-4 साल के थे, उसी समय ही वेंट टू द सी विथ हिज फादर, और पानी में उतरे पापा के साथ, यही कंधे पे थे, और उधर से लहर आया, बच्चा फेंका गया। होता भी है, बच्चे को पानी में बहुत मजा आता है, पूरा छप छुप करते हैं। कर ही रहा था, कंधे पे था, पीछे साइड में था, और लहर आया, गया, फेंका गया। तो चाहो, अब पापा जो है, पापा वाज लाफिंग, क्योंकि वो जान रहे थे कि इधर फेंका थोड़े डूबेगा। लेकिन बच्चा को खौफ हो गया, अरे बेटा गया, मैं पानी में डूब गया, इसको लगा बचाओ, मैं तो गयो, ये हाल इसका हो गया। उसी समय से he had an aversion of water, यानी पैनिक हो गया उसको। पानी, वाटर, बाप रे बाप, यानी जो हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोफोबिया,
दूर में ही पानी से लगने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहे, वो स्थिति इसके अंदर आने लगी। अब क्या हुआ कि बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10 और 11 इयर्स का आ गया, तो उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, तैरना सीखना चाहिए बेटा, डर के आगे जीत को लगाना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो जो है went to the pool, but he had that fear, he was unable to go into the pool alone. एक वर्ड यहाँ पे आया alone, he was unable to go inside that pool. वहां जा रहा था, तो one day he went, तो he saw that there was no one. क्या करे भाई, कोई नहीं है, अकेले उतरेंगे ना भैया, ना रिस्क नहीं लेना, बैठ गया किनारे, वेट करने लगा। तभी एक बिग ब्राउजर ऑफ बॉय, तगड़ा, लिखा है चैप्टर में कि उसके चेस्ट में पूरा थिक हेयर था, मसल्स रिपल वाले थे, दैट मीन्स कि तगड़ा लड़का था। आया, बोला हाय स्किनी, हाउ डू यू डू टू डीप इनसाइड द वाटर, और उसको उठा के दिया फेंक। कहां फेंक दिया? तो इनटू द डीप एंड में फेंक दिया, सीधे जिधर 9 फीट गहरा है। छोटा बच्चा 11 साल का 9 फीट में फेंका गया बेचारा, वो टोस्ट कर दिया उसको उधर। तो when he just went inside the water, he made a strategy, एक रणनीति बनाया, to jump and swim after reaching to bottom। उसने ये सोच लिया कि जब वो टच करेगा, नीचे टाइल्स वाले एरिया को छुएगा, तो जंप करेगा कॉर्क की तरह, और जंप करके फिर स्विमिंग करके किनारे आ जाएगा, टेंशन ओवर। ठीक है, लेकिन जब वो जाना शुरू किया ना, तो ये 9 फीट जो है वो लगने लगा लाइकली टू 90 फीट। बेटा जा रहा और जा रहा और जा रहा, समाप्त नहीं हो रहा। पहले वो टच करेगा बॉटम, तब ना जंप मारेगा, टच ही नहीं कर रहा। वो 9 फीट उसको लगने लगा कि 90 फीट हो रहा, धीरे धीरे जा रहा। जाने के बाद जब वो पहुंचा, वहां काफी समय लग गया। जब पहुंचा तो फिर ही कलेक्टेड हिज करेज, और फिर उसने जंप मारा। जंप मारा तो ऐसा नहीं हुआ कि धाय से ऊपर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, आया भी स्लोली स्लोली। जब ऊपर आया तो आंख वगैरह पानी से बाहर आया, लेकिन तब तक क्या हुआ, ही शाउटेड, चिल्लाया वो, बट क्या हुआ, चॉक्ड, दम घुट गया, एंड swallowed वाटर, पानी अंदर में पानी चला गया। मुंह खोलिएगा पानी में तो क्या होगा, हा करते ही पानी चला गया अंदर। बेचारा हेल्प के लिए चिल्ला नहीं सका, और फिर जो है सेकेंड जर्नी उसका शुरू हो गया। फिर से वही 9 फीट जो है 90 फीट जैसा धीरे धीरे जाने लगा। सेकंड टाइम में उसको लगा कि अब लग रहा है कि हिम्मत नहीं हो रहा उसको, बट फिर धीरे धीरे वहां पहुंचा तो फिर वही स्ट्रैटेजी उसको याद आ गया कि जंप मारना है। फिर वो जंप मारा। थर्ड टाइम नाक तक तो बाहर आया पानी से ऊपर, लेकिन मुंह अभी पानी के अंदर ही था। धीरे धीरे थर्ड राउंड जर्नी शुरू हो गया। अब उसको लगने लगा कि ओ माँ की गोदी में है, आराम, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स। एकदम लगा कि उसको क्या हो गया, तो पैरालिसिस महसूस किया। उसको लगा कि ड्राउजी, पूरा नींद में है, अब कोई डर नहीं, अब किसी तरह का चिंता नहीं। बाद में ऐसा हुआ कि वो अपने आप को पाता है कि पुल के बाहर में है, पेट के बल लेटा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि somebody informed that boy, कह रहे यार तू फेंक दिया, गया लड़का। तो फिर उसको जो है पट से उसको उठाया और ले आके बाहर में लेटाया गया। तो पेट के बल से लेटाया गया तो उल्टी उल्टी बेचारा किया और बहुत थक गया, बहुत दर्द हो गया। आफ्टर दैट ही वेंट टू हिज हाउस एंड ही गॉट एन एवर्जन। एक तो डर था, पहले से डर था, जब वो 3-4 साल का था तब का डर था, मैनेज कर रहा था 10-11 में, फिर से चोट हो गया, अब डबल चोट हो गया। लास्ट में छोड़ दिया तो ही कुडंट एंजॉय फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग, ये सब को वो एंजॉय नहीं कर सका। तो इसी जगह पे उसके मन में आई कि नहीं, डर के आगे जीत है। ये सब चीज से बचने से बढ़िया है फाइट करें। प्यारे बच्चों, इसको हमेशा याद रखिए कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादा भिड़िए, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि he decided to learn to swim। अब स्विमिंग सीखने के लिए क्या किया, he managed an instructor, एक इंस्ट्रक्टर मैनेज किया, और 5 days वीकली, पर डे एन आवर, रोज 1 घंटा 5 days वीकली का व्यवस्था हुआ। और ये पानी में जाने लगा। जाने के बाद क्या हुआ
इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रॉप, रस्सी अटैच कर दिया उसका बेल्ट के साथ और उसको एक घिरनी के साथ अटैच कर दिया। ये पानी में गया। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि जैसे ही पानी में गया इसको लगा कि वही खौफ, वही एवर्जन, वही जो है फियर, पैनिक ताकि उसको घेर ले। लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्टर साथ में था, धीरे धीरे पार्ट वाइज करते करते वो क्या हो गया, एक स्विमर बन गया। बाद में इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, वो बेचारे चले गए और ये आराम से अच्छे अच्छे जगहों पे जाकर तैर सका और डर के आगे जीत है उसको उसने प्रूव कर दिया। कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, जो डर के आगे जीत है उसको उसने साबित कर दिया। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिसको हमें क्वेश्चन आंसर में जरूरत पड़ता है। तो सेलो यानी छिछला, जिसको हम नॉट डीप कहते हैं, इसका अपोजिट डीप हो जाएगा। एवर्जन डिसलाइक के लिए स्ट्रैटेजी, ये प्लान है, रणनीति है। फियर डर को बोला गया, पैनिक खौफ को बोला गया, ड्राउजी नींद को बोला गया है और डीजी बहुत अच्छा वर्ड है। डीजी ये चक्कर को बोलता है। क्या था कि वो जब जा रहा था तो उसको लग रहा था कि चक्कर आ रहा, कुछ नहीं, रिलैक्स हो गया। अब इसके एक ही क्वेश्चन है भाई, हॉट क्वेश्चन, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा। बस एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, यानी पानी के प्रति उसकी डिसलाइकिंग, ये खौफ, ये कैसे शुरू हुआ। यहां पर आप आराम से स्मूथली लिखिएगा। ये जब वो 3-4 साल का था विथ हिज फादर और उसको सर्फिंग में फेंका गया था, बरीड हो गया था, पानी में दफना गया था, तोपा गया था, इस सब बातों को आपको मेंशन करना है। पहला। सेकंड, जब वो 10 और 11 साल का था और वो तैरने के लिए सीख रहा था, उसी समय एक बिग बॉय आया और उसको टोस्ट कर दिया इनटू द वाटर और वहां पे ही वाज अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था वो दिन। अगर उसको लोग नहीं उठाते तो उसका राम नाम सत हो जाता। तो इसके वजह से उसको एवर्जन टू वाटर हो गया। अब इसको हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर, इस डर को उसने कैसे विजय पाया, कैसे कंकर किया, ओवरकम रहेगा चाहे कंकर रहेगा, कैसे विजय प्राप्त किया। तो आप उसमें स्मूथली इंस्ट्रक्टर के बारे में परिचय दीजिएगा कि इंस्ट्रक्टर वो मैनेज किया, 5 डेज जो है वीकली, एवरीडे एन आवर वो प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद जो है पार्ट बाय पार्ट वो जो है एक अच्छा स्विमर बन गया और फिर उसका एवर्जन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम ये जरूर पाते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर हमारे अंदर कोई बात का डर है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, फिर हम जीत सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे मार्क्स उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्लेमिंगो, उसमें एक चैप्टर है द रेड ट्रैप। देखिए, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहादानी, जिसमें लोग चूहे को फंसाते हैं, पकड़ते हैं। अब इसमें रेड ट्रैप जो नाम दिया गया है वो एक चूहा बेचने वाला जो चूहे का फ्रेमिंग को बेचता है, चूहादानी बेचता है, उसके लिए इसको यूज किया गया है। अब कंडीशन क्या है कि आखिर ये आदमी जो कि चोरी भी करता है और रेड ट्रैप भी बेचता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, आखिर क्या वजह हुई ये एक अच्छा आदमी बन गया। इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर हम किसी पर दया करें, सिंपैथी दिखाएं, तो वो बदल सकता है और एज ए ह्यूमन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम किसी की मदद करें, पीछे न रहें। इसमें 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़बरदस्त मदद की है इस रेड ट्रैप सेलर को और इसकी लाइफ जो है पूरी बदली है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की ओर आते हैं, सीधे टू द पॉइंट्स। रेडी? रेड ट्रैप। अ पुअर मैन वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। गरीब आदमी है बेचारा, रेड ट्रैप बना बना के वो बेचता है और छोटे मोटे जगहों से वो तार वगैरह व्यवस्था करता है और बेचता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। अब ऐसा बहुत, आखिर आप भी अगर खरीदते होंगे रेड ट्रैप तो एक बार खरीद लिए, 2-4-5 साल चल गया, तो ऐसा थोड़ी कि बहुत प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो बेगिंग प्लस पिट्टी थिबरी 2 चीज को वो करता था। किस लिए? टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए 2 चीज करता था। बेगिंग में ही करता था, कहीं कहीं देमाजी मांग भी लिया और कहीं कहीं छोटी मोटी
चोरियां करता था वो। एक दिन वो जाते जाते ही कंसिडर्ड होल वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। अब एक दिन चलते जा रहा था, जाते जाते उसको लगा कि बेटा पूरा दुनिया जो है रैट ट्रैप है। और हम इसमें क्या पाते हैं कि चाहे वो कोई सामान खरीदने का इच्छा हो या कुछ भी ख्वाहिश हो, वो उसके लिए बेट का काम करता है, चारा का काम करता है। जैसे हम लोग रेड ट्रैप में डालते हैं, टमाटर डाल दिए, यहाँ पे पोर्क डालने के बारे में बोला गया है, पोर्क डाल दिया और भी कुछ डाल दिया, चीज डाल दिया, पनीर। तो ये है क्या चीज ह्यूमन लाइफ के लिए? ये हमारे लिए समझिए कि रेड ट्रैप का वो पोर्क है, वो चीज है। मान लीजिए आपको आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, तब दिमाग में आ गया आईफोन लेना है। अब आप फिल्म नहीं जाइएगा, अब आप होटल में सिंघाड़ा नहीं खाए, क्यों? आपको पैसे को सेव करना है और आपको खरीदना है आईफोन। यानी दिमाग में आ गया आईफोन, बस अब आप चक्कर लगा रहे हैं। तो याद करता है कि कई लोग जो हैं इसमें फंस चुके हैं और कई लोग अभी चक्कर लगा ही रहे हैं। ये इसके लिए एक पास टाइम का चीज हो गया था, जब जब ये सोचता था और याद करता था कि अरे फलवा आदमी जो है वो फंस गया है। अच्छा, वो फलवा आदमी वो अभी चक्कर लगा ही रहा है। ये इसकी कंडीशन चलते जा रही थी। होते होते एक दिन शाम होता है तो ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ ए कॉटेज। वो एक कॉटेज पे नॉक करता है। नॉक करने के बाद एक ओल्ड मैन वहां पे रहता है, वो उसको ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सपर। ये सुपर नहीं है, सपर है, रात का भोजन को बोलते हैं, जो हम लेट नाइट खाते हैं उसके लिए। ये आदमी बढ़िया था, पहले ये जो है आयरन फैक्ट्री में काम करता था, रेम्सजो वाला, और इसकी स्थिति टेंस थी। बट अभी वो ओल्ड हो गया था तो वो सब हार्ड काम आयरन वाला नहीं कर रहा था। ही हैड अ काउ, और उसके लिए देखिए सबसे पहले तो उसके साथ खेला, वो लोग खेले मजलिस गेम, और इसी बीच वो आदमी इसको बोला कि अभी वो काम नहीं करता है, तो बेचारा एक गाय है, गाय रखा हुआ है और उसी के दूध से उसको गुजारा चल रहा है। ये भी बता दिया कि अभी हाल में 30 करोनर्स उसको मिले हैं दूध का पैसा का। और उसको लगा कि शायद रेड ट्रैप वाला जो अजनबी है वो शायद बिलीव नहीं कर रहा, तो बिलीव नहीं कर रहा इसलिए वो क्या किया, उसको सोड हिम 30 करोनर्स, उसको निकाल के दिखा भी दिया कि देखिए पैसा। अब वो पैसा जो है इसी तरह विंडो के सामने एक पाउच पे टांग के रखा गया था, फिर से ले जाके वो रख देता है। रख देने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि दोनों सुबह अपने अपने काम पे चले गए। ये अपना झोला उठाया रेड ट्रैप वाला, ये अपना चल दिया, वो अपने गाय धोने के लिए अपना चला गया। कुछ देर बाद रेड ट्रैप सेलर वापस आता है और आके विंडो पेन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके उस पैसे को क्या करता है, वो वैगबॉन्ड स्टोल कर लेता है, चुरा लेता है। अब चुरा के मेन रोड में तो जा नहीं सकता, तो ही टुक द वे टू फॉरेस्ट, वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते में चला गया। उसके बाद जब वो चलना शुरू किया तो दिन भर चलते 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 उसको होल डे फील हुआ कि बेटा ऐसा जगह पे फंस गया है, एक ही एरिया पे वो सर्कलिंग कर रहा है। तुरंत माइंड में हंट किया कि बस वो खुद फंस गया है, वो अब रेड ट्रैप में फंस गया था। अब क्या होता है कि चूंकि लेट दिसंबर का कंडीशन है, जैसा अभी लेट दिसंबर है और कहानी भी एकदम ठीक 24-25 तारीख दिसंबर की कहानी है, तो वही समय है, 24 का समय है, तो 24 दिसंबर यानी लेट दिसंबर है। बेचारा टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया है कि लगा कि मर जाएगा। उसको तो लगा कि उसका कहानी प्लेन, वो जमीन में लेट भी गया, और लेट गया तो क्या हुआ कि ही हर्ड थंपिंग साउंड। थंपिंग साउंड जब हर्ड किया तो समझ गया कि अच्छा अच्छा इधर जरूर कोई भट्टी चल रही है जहां पे आयरन का काम हो रहा है। तो ही रीच्ड देयर, वहां पे आयरन मास्टर था एक ठो, और उसका एक अप्रेंटिस है, वो लोग काम कर रहे थे। पिग आयरन बताया गया है, जिसमें वो लोहा को, उसको कच्चा लोहा उसको पका कर फिर जो है थोड़ा मारने का काम है। तो एकदम ये फर्नेस भट्टी के पास चल जाता है और जाके उससे आग्रह करता है कि वहां पे वो रात में रुकना चाहता है। जो मिस्त्री था ब्लैक स्मिथ, वो उसको परमिट कर देता है, क्योंकि अक्सर हाँ लोग उधर आते हैं, रुकते भी हैं, तो ये भी रुक गया। इसी बीच क्या होता है, जो उसका ऑनर है वो नाइट का इंस्पेक्शन में वहां पे आता है, ही केम देयर, तो ही गॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको याद आया कि चेहरा देखकर उसको लगा कि उसका कोई कॉमरेड है आर्मी में, रेजिमेंट में इसके साथ था। ये उसको अंधेरे में समझ में नहीं आया, तो उसको वो वही समझ लिया, नील सोलोफ, और समझ लिया तो उसको ही रिक्वेस्टेड कि लेट्स गो टू माय हाउस। बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये बोला कि ना से ना से ना। काहे कि बेचारे को अपने डर था, 30 करोड़ चुराया हुआ है, फंस जाएगा। फिर वो
ऑनर चला जाता है, बोला ठीक है, लगता है ये आपके पास ही रहेगा, ब्लैक स्मिथ को बोल के चला गया। कुछ ही देर में अपनी बेटी को भेजता है। तो हिज डॉटर केम, और वो उसको फिर समझा बुझा के उसको एश्योर कराती है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए। और टुक हिम टू हर हाउस, उसको अपना घर ले जाती है। ले जाने के बाद इसको जब तैयार व्यार कराया जाता है, सेविंग कराया जाता है, कपड़ा बढ़िया बढ़िया उसके पापा वाला पूरा कोट वोट सब पहना दिया जाता है, और जब वो लाइट पे आता है तो आयरन मास्टर समझ गया कि अरे तू नहीं है। बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो फिर बोला कि अभी पुलिस को बुलाते हैं हम। बोला सुनिए, कुछ बिगड़ा नहीं है, हम जो ड्रेस आप दिए हैं आपको दे देते हैं, वापस अपना फटा चिटा रैक्स वाला पहन के चल जाएंगे। और उसने कहा कि वो एक बार भी प्रिटेंड नहीं किया, दिखावा नहीं किया कि वो कैप्टन था। अब लास्ट में वो जाने वाला था, तभी चूंकि ऑनर एग्री हो चुका और समझ गया कि वो नील सॉलफ नहीं है, तो जाने को था। तभी एडला सपोर्ट करती है, एडला उसको रास्ता रोक लेती है, क्योंकि एडला वाज वेरी हैप्पी। शी थॉट कि अ पर्सन केम टू शेयर द फूड टू गेट द हैप्पीनेस। होता है ना, हम लोग जब मेला है, फेस्टिवल है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, मौसा जी आ गए, मामा जी आ गए, दुर्गा पूजा होली का तो माहौल ही बदल गया। कारण मौसा जी आए हुए हैं, मामा जी आए हुए हैं, फूफा जी आए हुए हैं, तो ये मेहमान जब आ जाते हैं घर में तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ जो है अपनी हैप्पीनेस को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। तो गर्ल भी सोची हुई थी कि चलो कम से कम एक आदमी है जो अजनबी है, लेकिन कम से कम आया तो है और कुछ तो दया है वो दिखा पाएगी। इसीलिए वो तैयार नहीं हुई कि नहीं, जिसको ये आशा देकर रखी, बुला कर लाई और उसको एक ही झटके में हटा दे, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। लास्ट में क्या होता है कि वो उसको रोक लेती है, उसको फेड करती है, फिश पॉरीज ये सब उसको खाना जो है देती है। और ये बेचारा कुछ गड़बड़ी नहीं किया, दिन भर सोता रहा, सिर्फ सोता रहा। फिर इसको जो क्रिसमस का फेस्टिवल का एंजॉयमेंट में भी गया, फिर वहाँ उसको लाइट से प्रॉब्लम भी हो रही थी, उसको लग रहा था कि गलती इससे हुई है। फिर ये कुछ नहीं किया, केवल खाना उना खाया, दम भर सोया वहां पे। उसके बाद एडला उसको बोली भी कि आप नेक्स्ट ईयर भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आज है, आपको इनवाइट कर दे रहे, आप आराम से आ जाइएगा। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे ये लोग क्रिसमस के लिए चर्च पे जाते हैं। चर्च पे जब गए तो इन लोगों को पता चलता है कि एक क्रॉप्टर का जो है ऐसा ऐसा चोरी हुआ है, पैसा 30 करोड़ चूहा बेचने का, चूहादानी बेचने वाला जो है लेके चल गया है। एडला को लगा कि अरे उसी आदमी को तो घर पे रख के आया है, जा। ये लोग वापस घोड़ा गाड़ी से आ रहे थे तो इसके पापा वाज वेरी एंग्री, बोले थे कि लो और रखो उसको, पता नहीं कितने चांदी का चम्मच सब वो गायब कर दिया होगा अभी तक। आने के बाद ये पट से लोग गए, पता किए कि वो है कि नहीं, तो नौकर बताया कि वो आदमी जो है यहाँ से जा चुका है और कुछ लेकर नहीं गया है। और तो और एक पैकेट जो है एडला विल्मेंसन के लिए देकर गया है। एडला विल्मेंसन जब पैकेट को खोली तो उसमें वही 30 करोनर्स रखे हुए थे, मुड़मुड़े नोट, और साथ में एक कागज था जिसमें एक सिग्नेचर किया हुआ था, कैप्टन वॉन स्ट्रेहल, ये एक सिग्नेचर किया हुआ था। और एडला को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो वो आदमी अब सही रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि वो फिर कभी चोरी करेगा। यानी एडला के काइंडनेस के चलते उस आदमी में, उस चोर में जबरदस्त चेंजिंग आया। कहानी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप देखें तो पिट्टी जो कि तुच्छ को दिखाता है, स्मॉल को दिखाता है, रैग्स ये फटा चीटा उसका ड्रेस को दिखाया गया है, बेट ये चारा है। कई बार इस वर्ड को यूज किया गया है क्योंकि बार बार वो रेड ट्रैप और उसमें चारा, इसके लिए स्नेयर फंदा के लिए है, सपर रात का भोजन के लिए यूज किया गया है, और एक है परसुएड ये मनाना। बेटी यहाँ पर जो है सबसे पहले रेड ट्रैप को भी मनाई थी, सेलर को, उसको लेकर आई घर, और दूसरा फिर अपने पापा को मनाई और उसको अपने घर में रखी। अब इसका हॉट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द क्रॉप्टर शो द मनी। 30 करोनर्स को दिखाया क्यों, क्या वजह था कि अजनबी को दिखाया? तो आप इसमें लिखिएगा स्मूथली कि एक्चुअली ही हैड सेड दैट ही हैड अ काउ एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट काउ
ही गॉट 30 क्रोनर्स, उसकी मदद से उसको 30 क्रोनर्स मिले थे। एंड द क्रॉप्टर फेल्ड दैट द रेड ट्रैप डिडंट बिलीव इन हिज सेइंग, उसकी बातों पे जो बोला उस पे इसको विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए दैट्स व्हाई आप आंसर बिकॉज से नहीं लिखिएगा, ठीक है, एंडिंग में दिखाएगा दैट्स व्हाई, तो दैट्स व्हाई ही सोल्ड द मनी टू दैट रेड ट्रैप सेलर, इसीलिए दिखा दिया। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही साइन एज कैप्टन वॉन स्टेहल, वो कैप्टन वॉन स्टेहल का साइन क्यों किया, तो इसलिए साइन किया क्योंकि अब उसमें एक चेंजिंग आ गई थी, अब वो पहले जैसा नहीं रह गया, अब उसके अंदर जो है जो इनर डेवलपमेंट होता है ना वो हो गया था, उसमें बदलाव आ गया था, उसने अपने आप को अब कैप्टन जैसा फील किया, इसलिए उसने साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेहल। तो कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए और ये आपको एग्जाम में टच भी करेगा, ठीक है। फिर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, शेयर भी करिएगा, लोगों को बताइएगा कि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर जो है चैप्टर्स भी दे रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो क्लास 12 में एक बुक चलता है फ्लेमिंगो, उसमें एक चैप्टर है इंडिगो, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें गांधी जी के बारे में, साथ ही साथ हमारा जो बिहार है, बिहार का एकदम टच करता हुआ स्टोरी है, और ये पहली दफा हुआ कि गांधी जी अपने इंडिया में फेमस हुए, इससे पहले वो किए थे अपना साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किए थे, सत्याग्रह किए थे, आप सभी जान ही रहे हैं। यहां पर उनके लिए पहला टर्म था, तो इंडिगो में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, चलिए हम समरी साथ में उसके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जो हॉट क्वेश्चंस हैं सबको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आते हैं सीधे ट्रैक पे। इंडिगो, राजकुमार शुक्ला एक किसान है, पीजेंट बोलते हैं। ही मेट टू गांधी जी एट लखनऊ सेशन, जब यहाँ ब्रिटिश हुआ करते थे तो हर साल कांग्रेस का अलग अलग जगह पे अधिवेशन होता था, तो ये गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचते हैं लखनऊ सेशन में। मिलने के बाद वो गांधी जी से मिले और मिलकर जो है इन्फॉर्म्ड किए गांधी जी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपिंग, जो शेयर क्रॉपर का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बताए। कोई बोला कि गांधी जी को बताओ। उसके बाद ही रिक्वेस्टेड गांधी जी कि बिहार चलिए। गांधी जी को बिहार के बारे में उतना आइडिया नहीं था, पहली बार सुन रहे थे, लेकिन उनको लगा कि देखना चाहिए। अब राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते हैं, जहां जहां वो गए, गांधी जी जहां जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला भी जा रहे हैं। यहां तक कि गांधी जी अपने आश्रम गए, गुजरात गए, अहमदाबाद, वहां भी चले गए। इसी वजह से राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट कहा गया। क्वेश्चन बनता है कि राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया। अब उसके बाद वो गांधी जी उनको एक डेट दिए कि सच एंड सच डेट में हम कलकत्ता आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कम देयर एंड रिसीव मी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो फिर वो कलकत्ता का टाइम आता है, गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं। राजकुमार शुक्ला ऑल्सो वेंट टू दैट प्लेस, वहां पे सारा काम गांधी जी का सलट गया, निपट गया। फिर राजकुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं और फिर ट्रेन से चल दिए हावड़ा से सीधे पटना, बिहार। तो चले गए वो चंपारण, हमारा बिहार का ही एक पार्ट है चंपारण, आप लोग जानते ही होंगे। वहां फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी वेंट टू राजेंद्र बाबूज हाउस। राजेंद्र बाबू वही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते ही होंगे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो उस समय तो प्रेसिडेंट थे नहीं, तो उनका घर गए वो। संजोग से यूं कहिए कि राजेंद्र बाबू वाज नॉट एट होम ऑन दैट टाइम। हिज सर्वेंट्स थॉट कि गांधी जी वाज आल्सो अ पीजेंट। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ पहुंचे थे, और राजकुमार शुक्ला बराबर पहुंचते थे तो नौकर लोग को लगा कि ये भी किसान ही है, ठीक है। और छुआछूत की स्थिति देखिए कि उन्हें कुआं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया गया। उनको क्या पता, नौकर लोगों को क्या पता कि ये जो है उस दलित शोषित वर्ग से नहीं आते हैं या छुआछूत से नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें कहा गया कि डोंट
ट्राई टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, क्योंकि पूरा पोल्यूट हो जाएगा। क्या जमाना था उस जमाने में, सोच के देखिए। अब उसके बाद बहुत सारे पीजेंट्स आए और गांधी जी से मिले, क्योंकि किसानों को पता चला कि कोई मसीहा आया हुआ है जो उनका प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता है, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय बिहार चंपारण में। जो भी ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने जमींदार के माध्यम से 15% ऑफ लैंड जो है टैक्स के रूप में दिया गया था कि आप 15% ऑफ लैंड में पूरा अपना इंटायर जो है इंडिगो क्रॉप को प्रोड्यूस करिए और सब सरकार को दे दीजिए, ब्रिटिश को दे दीजिए। ठीक है। गांधी जी सबसे पहले वेंट टू मुजफ्फरपुर। क्यों गए भाई? टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए ताकि वहां ज्यादा जानकारी हासिल हो जाए। बहुत सारे वकील लोग उनसे मिले, वकील लोग भी बोले कि देखिए शॉर्टकट करिए, ज्यादा खींचिए मत। तो ब्रीफ करने के लिए कहा गया, संक्षेप शॉर्टकट करने के लिए। गांधी जी उनको चाइडेड करते हैं, स्कोल्डेड करते हैं, कारण कि वो लोग ज्यादा फी लिया करते थे एंड दे डिडंट हेल्प द पुअर पीजेंट्स। इसके वजह से गांधी जी उनको डांटे भी। अब इसी बीच ये जब पता करने जा रहे थे कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो पता करने जा रहे थे हाथी पे बैठ के, और इनको सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर आता है कि लीव दिस एरिया छोड़ के चले जाइए। ये बोले कि नहीं, हम आउटसाइडर नहीं है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके वजह से इन्हें सम्मान हासिल हो गया टू अटेंड द कोर्ट, क्योंकि डिसोबे कर देते हैं आप, अगर एसपी डीएसपी के बाद डिसोबे करते हैं तो भाई ये तो कानून का तोहिन हो गया। तो इन्हें सम्मान हासिल हुआ कि कोर्ट आइए। बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं कोर्ट में आ गए। अब लॉयर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने लॉयर्स वहां पर पहुंचे, उन्हें भी लगा कि बाहर का आदमी होकर इतना सपोर्ट कर रहा है तो घर वाले नहीं करेंगे तो क्या इमेज बचेगा वकीलों का। लास्टली वो लोग भी सपोर्ट किए, यहाँ तक कि वो लोग प्लान बनाए कि अगर गांधी जी का अरेस्टिंग हो जाता है तो ये लोग भी धीरे धीरे अरेस्टिंग करवाएंगे। ठीक है। फिर जाकर कोर्ट में वहां पर पोस्टपोन किया जा रहा है ट्रायल को। जज साहब पोस्टपोन करना चाह रहे थे, लेकिन ये बोले कि नहीं, आज ही फैसला आप दे दीजिए। तो बोले ठीक है, तो बेल ले लो। बोले बेल हम नहीं लेंगे, आप या तो सजाई दे लीजिए या फिर जो करना है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि बिना बेल का इनको छोड़ दिया गया। बोले जाइए ठीक है, घूमिए। और फिर बाद में ये केस खत्म हो गया, पूरा मामला सलट गया और ये जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस जो है इंडिया में विन कर गया था। ठीक है। फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया, पूरा एकदम जांच पड़ताल हुआ कि आखिर क्या क्या समस्या चल रही थी, शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या दिक्कतें थी। ये सारे में ये ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। इनके साइड से एकमात्र ये थे, बाकी ब्रिटिश का लोग थे, जमींदार लोग थे। अब कंपनसेशन की बात आई, लोगों को लगा कि पूरा 100% डिमांड करेंगे, इन्होंने 50% मांगा। ब्रिटिश एग्रीड फॉर ओनली 25% और वो इस पे भी राजी हो गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये 25% और मनी वाज नॉट अ मैटर, इट वाज द मैटर ऑफ विनिंग, कि उनका प्रेस्टीज डाउन हो गया। क्योंकि अगर ये सब बिंदु से क्वेश्चन आता है कि 25% पे क्यों एग्री हुए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मामला यहाँ 25% का नहीं था, मामला था जीतने का, कि पहली बार वो लोग झुके। तो फिर वहां के लोगों को वो सिखाए कि आखिर सेल्फ रिलायंस क्या है, कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे हम भारत में खुद का अपना शासन चला सकते हैं, कैसे ब्रिटिश को हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हम लोग आपका फॉलो नहीं करेंगे। और बाद में इन्होंने वहां के लोगों को, यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी वहां पहुंच गई, लंबे समय तक ये बिहार में रहे, 9 महीने तक का जो है, कम बेशी कुछ दिन गए, आश्रम तो गए, 9 महीने कंटिन्यूअसली वहां पे रहे। इनकी पत्नी आई और भी कई वॉलंटियर्स आए और बिहार में लोगों ने अपना सेवा दिया। और उनकी पत्नी जो लेडीज लोग थी उन लोगों को हाइजीनिक के बारे में बताया, कैसे लोग अच्छा से रहें, क्योंकि उस समय इतना डेवलप नहीं था जैसे कि आज के टाइम में फेस वॉश है, हैंड वॉश है, दिस दैट है। पहले उतना कुछ नहीं था, ज्यादा मेडिसिन नहीं थे, तो बहुत सारा टेक्निक लगा के उन लोगों को जागरूक किया गया। अब आते हैं हम लोग वर्ड्स की तरफ। देखिए पीजेंट का मतलब फार्मर होता है, ठीक है। किंगडम ये इंपायर को डील करता है। इंटायर मतलब क्या है ना, पूरा, होल, टोटल। एरेबल ये क्या है ना, कृषि योग्य भूमि को एरेबल लैंड कहा जाता है। चाइल्ड
ये स्कॉल्ड यानी डांटने के लिए यूज किया जाता है। गांधी जी स्कॉल्डिंग किए थे उनको, वकीलों को। और टीनेंट्स का मतलब भी फार्मर्स होता है। ये सारे वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब हॉट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाई वाज राजकुमार शुक्ला कॉल्ड रिसोल्यूट, उसको जिद्दी एडमेंट रिसोल्यूट क्यों कहा गया। दूसरा जो जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये सीधे बड़े मार्क्स में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर गांधी जी, हाउ। आप इसमें इत्मीनान से लिखिएगा कि चंपारण एपिसोड के पहले गांधी जी वाज अननोन टू इंडिया, ही वाज नॉट फेमस लाइक दैट, बट ड्यू टू दिस चंपारण एपिसोड इन हिज लाइफ ही गॉट अ टर्निंग पॉइंट। क्योंकि यहीं से वो धीरे धीरे जो होता है ना पूरा फैल जाना, फेमस हो जाना, यहीं पे हुआ। तो इसको आप बड़ा करके लिखिएगा, चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट कैसे था, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, क्यों डांटे, आखिर क्या वजह था कि उनको डांटे। तो सिंपली है डांटने का कि वो लोग फी ज्यादा लेते थे और उतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो आप इस टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखिएगा, आपका इस साल ये क्वेश्चन जरूर टच करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक में एक चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखिए हम लोग फिल्म तो देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिल्म बनाने वाले को कितना तरह का हेडेक लेना पड़ता है, कितनी तरह के चीजों को मैनेज करना पड़ता है, एक शॉट के लिए कितना बार काट करना पड़ता है, तब जाकर एक मूवी बनता है। और यहाँ तो जेमिनी स्टूडियोज की कहानी है जो पूरा जो है फिल्म सिटी से रिलेटेड है। आप बढ़िया जानते होंगे कि फिल्मों का जो एक्टिंग का जो दौर है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कुछ आदमी का काम है कि बेटा खाली मेकअप ही कर रहा है, कुछ आदमी है ड्रेस डिजाइनर, कुछ लोग हैं कि कहानी लिख रहे हैं, कुछ लोग गाने लिख रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पर्दे पे हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं। इनका भी बहुत काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो केवल कैमरा का काम करते हैं, इधर उधर अरेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका रोल नहीं है, लेकिन वो कैमरे की नजर में नहीं आते। आप देखते होंगे कि जब फिल्म शुरू होता है या जब फिल्म एंड होता है तो लंबा लाइन खाली लिस्ट चलते रहता है नामों का। फिल्म खत्म हो गई, लोग चल दिए, नाम चलता रहता है। ये सारे लोगों का उसमें थोड़ा ना थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। इवन के बैंकों का भी नाम रहता है जो लोग फाइनेंस करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आज जेमिनी स्टूडियो जो मद्रास में है, आज वहां आपको घुमाते हैं। छावा या धुरंधर तो नहीं दिखा सकते, सोचिएगा भी नहीं, लेकिन फिल्म में कैसे एक्टिंग होता है, वहां पे क्या क्या काम होता है, इसके बारे में पोएट्स एंड पैनकेक्स में बताया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स की ओर। देखिए जेमिनी स्टूडियोज वाज ऑन ग्लोरी। एक समय था जब ये बहुत पिकअप पे था। ठीक है, मद्रास का कहानी है, पूरा पिकअप का सीन है। पोएट्स, ये पोएट्स रेफर टू द स्क्रिप्ट राइटर, जो लोग कहानी लिखते हैं उनको यहाँ पर पोएट्स कहा गया। और पैनकेक्स क्या है ना, ब्रांड ऑफ मेकअप। मेकअप एक ब्रांड है, जैसे हम लोग फेयर एंड लवली बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उस तरह का ये मेकअप का ब्रांड है। ऑथर यूज्ड टू कट न्यूज़पेपर एंड मेंटेन्ड अ फाइल। इनका इतना ही काम था कि ये जो है न्यूज़पेपर में होता है ना कि छोटी छोटी कहानियां दी हुई रहती है, तो डायरेक्टर कभी कभी क्या करता है ना, उनसे भी मूवी बना देता है। कोई एक कहानी लिया, देखा कि अरे ये तो दिल को टच कर रहा है, तो बहुत अच्छा स्टोरी बन गया, बड़ा अच्छा फिल्म बनेगा, तो बस एक मूवी बना दिया वो। तो इनका काम क्या था, अशोकामित्रन जी, इनका काम है कि न्यूज़पेपर का कटिंग को रखना और एक फाइल में सरिया के रखना। ठीक है, तो ही टॉक्स अबाउट मेकअप डिपार्टमेंट। वो बताते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें पूरा हायरार्की चलता है। जो मेन हीरो है उसको एकदम हेड मेकअप मैन उसको मेकअप करता है, उससे थोड़ा नीचे आओ तो थोड़ा सा जो नीचे वाला मेकअप मैन है वो मेकअप करता है, उससे थोड़ा और नीचे आइए तो इधर और थोड़ा लोअर टाइप का जो मेकअप मैन है वो करता है।
और जब कभी क्राउड, जैसे आप वो गाना सुने ना, खाई के पान बनारस वाला, आप देखिए कितनी भीड़ है उस गाने में। आई होप आप देखे होंगे डॉन पिक्चर, तो अमिताभ जी के साथ पूरा भीड़ को दिखाया गया। तो जब भीड़ को दिखाया तो ऐसे नहीं जो मन तहा जैसे खड़ा हो गया, डायरेक्टर खड़ा कराता है, और तो और उनको भी मेकअप कराया जाता है, तभी तो वो लगते हैं। कुछ को देहाती ऐसा मेकअप करवाया जाता है, कुछ को थोड़ा शहरी ऐसा करवाया जाता है, कुछ का अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि हम उसको देखें। तो इन लोगों का काम था कि जो क्राउड शूटिंग चल रहा तो उनको भी जो है जहां तहां से पेंट पर जोड़ा करके मेकअप करके फिट कर दो, यही इनका काम है। दे टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का मतलब ये मत समझिए कि ये लड़का है 18-20 साल का, नहीं, 40 इयर्स का है, ठीक है। और ये जेमिनी स्टूडियो में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, कारण कि ये हमेशा सपोर्टिव रहा है। तो ही प्रेजेंट सुब्बू। सुब्बू क्या है ना कि एक ऑलराउंडर पर्सन है एंड लॉयल टू द बॉस। अब इसको ऑलराउंडर इसलिए कहा गया, मान ली फिल्म में शूटिंग में दिखाना है कि शेरनी को फाइट करना है चूहे के साथ, और वो भी पानी के अंदर। और सोच के देखिए कि वो नीचे जाकर अटैक कर रहा है। तो ये सुब्बू क्या था ना, एक आइडिया बताएगा कि ऐसे 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 करके आएगा और ऐसे अटैक होगा। अब पब्लिक बोला नहीं सुटेबल नहीं है, तो फिर वो दूसरा स्टाइल बताया, ये भी सूटेबल नहीं, तो 40 तरह का स्टाइल वो बता सकता था। माने जो इम्पॉसिबल चीज है, उस इम्पॉसिबल चीज को 40 स्टाइल से वो शूटिंग करवाने का आइडिया दे सकता था, इसीलिए उसको लोग बहुत मानते थे, ठीक है। फिर ये बात करते हैं लीगल एडवाइजर। जो लीगल एडवाइजर खाली नाम का लीगल एडवाइजर है, वो लीगल कुछ एडवाइज नहीं करता, और वेस्टर्न ड्रेसेज वो पहनते थे, जबकि बाकी लोग खादी ड्रेस पहनते थे। पूरा जेमिनी स्टूडियो गांधी जी के साथ चलने वाला चीज में था, लेकिन ये वेस्टर्न क्लॉथ के साथ रहते थे। फिर कहानी में आगे बात आती है इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ड्रामा। विदेशी ड्रामा के बारे में बताया जाता है कि लोग विदेश में ऐसा ऐसा शूटिंग करते हैं और अपने इंडिया में इस ढंग से होता है। जेमिनी स्टूडियो में क्या होता है कि विदेशी लोग आते हैं, जैसे कि बेटा कोई सर्कस है यहाँ, और यहाँ आकर अपना परफॉर्म करके दिखाते हैं कि देखो हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फॉरेन विजिटर्स अराइव्ड एंड परफॉर्म्ड एक्टिंग। ये लोग आते हैं, 200 लोगों का ग्रुप आता है, आकर पूरा जो है वो लोग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, साथ में स्पीच और पूरा कमोशन चलता है, पूरा शोर शराबा जैसा सिचुएशन है। उसी में स्टेफन स्पेंडर बहुत बड़े कवि हैं, और साथ में जो आपका ये पत्रकार भी है, और यूं कहिए संपादक है ये। तो ये वहां पर डेलिबर्ड लेक्चर ऑन कम्युनिज्म, और ये बताते हैं कि अपने देश का क्या सिचुएशन है और वहां पर क्या है, ठीक है। इसी तरह से कहानी में बड़ा ही ट्विस्टिंग के साथ घुमाते रहता है, कभी ऑफिस बॉय, कभी लीगल एडवाइजर, करते करते घुमाते घुमाते लास्ट में ये बाहरी लोगों को दिखाया, ये लोग आए और यहाँ पर समाप्त होता। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में इसको बहुत इजी बनाया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से आप देख सकते हैं। ग्लोरी यश को बताया है, हायरार्की ये पद क्रम यानी ऊपर से नीचे तक का क्रम को हायरार्की कहते हैं। क्राउड भीड़ के लिए, क्लैड पहने हुए, खादी क्लैड यानी खादी ड्रेस पहने हुए। कम्युनिज्म साम्यवाद को बताया गया, साथ में ग्लिम्स ये झलक को, और इंटीग्रेशन एकीकरण के बारे में चर्चा हुई है। और इसमें 2 क्वेश्चंस हॉट है, 2। एक है व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ये नंबर 2 में क्यों आता है? क्योंकि सुब्बू के पास वो टेक्निक था, वो ऑलराउंडर है, और वो जो है स्मूथली आइडिया दे पाता है तरह तरह का, लोगों से उसका बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। सेकेंड, ऑफिस बॉय हमेशा फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है? क्योंकि ऑफिस बॉय को लगता है, देखिए वो आया तो था हीरो बनने के लिए, नहीं तो कम से कम साइड हीरो बन जाने के लिए। आप फिल्मों में देखे होंगे कि जो बेटा हीरो बन गया तो हीरो का ही रोल मिलेगा, साइड हीरो बन गया उसी का रोल मिलते रहता है, कोई उसमें विलन का रोल पा गया तो विलन ही चलता रहा। तो आया था ये हीरो बनने, नहीं तो साइड हीरो बनने, नहीं तो कम से कम गाने गाने, लेकिन बेचारा किसी में सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसको लग रहा था कि सुब्बू के चलते ही इसकी परेशानी, इसीलिए हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया रिजल्ट करिए, बाय बाय। हेलो एवरीवन, फ्लेमिंगो में एक चैप्टर है द इंटरव्यू।
चैप्टर में जाने से पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी एक फिल्म की। आपने वो नायक पिक्चर देखी है जिसमें अनिल कपूर जो है वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं? आप कहानी का ट्विस्टिंग देखिए कि अनिल कपूर जो थे वो एक प्रेस रिपोर्टर थे, चले गए अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेने, और एक ही दिन का इंटरव्यू में ऐसा मामला फंसा कि अमरीश पुरी जो है सीएम भी खत्म, ये एक दिन के लिए सीएम बने। पूरी दुनिया को इन्होंने दिखाया कि सीएम क्या कर सकता है, अगर चाहे सीएम तो क्या कर सकता है। एक दिन का सीएम बनकर इन्होंने दिखाया। बाद में फिर आप देखे होंगे फिल्म कि बाद में फिर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर रियल का सीएम बन जाते हैं। तो पूरी लाइफ कैसे बदल गई सिर्फ एक इंटरव्यू से। और अमरीश पुरी मरते समय बोला था बेचारा, अच्छा इंटरव्यू था वो। यानी जीवन में अगर उससे कुछ मिस्टेक हुआ तो एक मिस्टेक हुआ कि अमरीश पुरी होकर, उतना बड़ा सीएम होकर वो इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू देने के चक्कर में ही बात बात में बोल दिया था, क्या समझते हो एक दिन के लिए सीएम बन के देखो तब पता चलेगा। ये बोलना उसके लिए गढ़ा हो गया। और शनि ग्रह जो होता है ना, शनि ग्रह वहां घेर लिया था उसको। जैसे उसने कहा अनिल कपूर को कि एक दिन के लिए सीएम बन के देखो पता चल जाएगा कैसे दुनिया चलती है, अब बस मामला वहीं से ट्विस्ट कर गया, अमरीश पुरी का जान चल गया, कहानी प्लेन हो गया। इसका मतलब क्या है कि लोग इंटरव्यू से डरते हैं। इस कहानी में भी इंटरव्यू ही दिखाया गया। इसमें सबसे पार्ट फर्स्ट वन में हम पाते हैं, दिखाया गया है कि इंटरव्यूज आर कॉमन प्लेस दीज डेज। आजकल कोई भी कहीं भी जॉब लेता है तो जॉब लेने से पहले क्या फेस करना पड़ता है भाई, इंटरव्यू देना पड़ता है। आपने रिटेन टेस्ट दे दिया, भले आप आईएएस बन गए, पहले आपने रिटेन टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, उसके बाद इंटरव्यू दिया। बिना इंटरव्यू का जॉब नहीं होता। तो आजकल क्या है, दिस डेज क्या है ना, कॉमन प्लेस है। इंटरव्यू तो बहुत इजी चीज है, हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन क्या है ना, सोर्स ऑफ ट्रूथ और एक आर्ट भी है, बहुत बड़ा कला है कि हम कैसे करके फेस करें ऑडियंस को, हम कैसे करके रिप्लाई करें कि हमारा बात स्मूथली उन तक पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी कला है। तो पीपल फील इंट्रूजन और इन्वेजन, ये आक्रमण के लिए है। लोगों को लगता है कि नहीं आत्मा तक पहुंच जाएगा। एक जमाना था लोग फोटो नहीं खिंचवाते थे, आज जो आप देख रहे हैं ना, ले फोटो ले। एक जमाना था बारात आती थी और अगर कैसो अगर लड़की वाले घर की तरफ से किसी लड़की या औरत का फोटो खींचा गया, बाप रे बाप, लोग लाठी निकाल कर मारते थे। काहे फोटो खींच लिया, क्यों खींच लिया फोटो। आज आप देख रहे हैं ये सब माइंड नहीं रह गया, कारण और स्मूथली चलता रहता। लोग अपना रील्स बनाती हैं, अपलोड करती हैं, उतना अब छोटा मोटा माइंड नहीं रह गया कि नहीं फोटो खींच लेगा, बाप रे बाप फोटो खींचा गया, पता नहीं क्या होगा। आज वो दौर नहीं रहा। तो इंटरव्यू में लोग डरते भी थे, इनको लगता था कि आत्मा निकाल लेगा। ये क्या है ना कि विंड पाइप, ये जो है ना, इस पे थंब प्रिंट देना, ऐसे दाब देना। इंटरव्यू लोग इसको एक ऑर्डिल मानते थे। ऑर्डिल यानी कठिन परीक्षा होता है। थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप, ये जो विंड पाइप है उस पे ऐसे दाब देना, ऐसा लोग फील करते थे कि दाब देगा, पता नहीं क्या निकलवा लेगा, क्योंकि इंटरव्यू से सत्य निकलता है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रूथ का बहुत बड़ा जरिया है। ये मीडियम है आपका कम्युनिकेशन का। आप बातचीत करते हैं तो इंटरव्यू तो होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आप जो बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन का एक सोर्स हो गया। यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में फर्स्ट में ये सब बातें बताई गई है। इसका दूसरा पार्ट में क्या है, प्रोफेसर अम्बट्टू इको ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ले रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन। जैसे अमरीश पुरी इंटरव्यू दिए थे और लिए थे अनिल कपूर जी, तो उसी तरह ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अम्बट्टू टॉक्स अबाउट द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज इन्होंने लिखा था। इनको लगा था कि 3 मिलियन नहीं बिकेगा, और जो है 30 मिलियन से भी ज्यादा बिक गया, लाखों लाख बिक रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में बताते हैं। एंड ही टॉक्स अबाउट द गैपिंग ऑफ टाइम। प्यारे व्यूअर्स, समय को पकड़िए। कभी कभी आपको लगता है कि समय मिल नहीं रहा, अरे भैया समय हटिया में नहीं मिलेगा,
समय जो आप छोटे छोटे टाइम को जो गैप में पार करते हैं, बिताते हैं, वहां से उसको मिलाइएगा तो देखिएगा स्टॉक टाइम आपके पास हो गया। वो बोलते हैं कि जब तक कोई सीढ़ियों से मेरे पास आता है तब तक हम एक पोएम लिखकर तैयार कर लेते हैं। यानी अगर उसको टाइम दिया गया है कि ठीक है आप 10 बजे आओ, तो 10 बजे जब तक वो आ रहा और ऊपर आएगा, इतना देरी वेट नहीं कर सकते, उतने देर में इनका एक क्रिएशन तैयार हो जाता है। तो बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर है कि हमें अपने टाइम को समझना चाहिए। अगर हम उसको स्मूथली पास अवे होने देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। द नेम ऑफ द रोज वॉज अ ब्रिलियंट सक्सेस, बहुत जबरदस्त सक्सेस था। उसके पीछे क्या थे? इसमें कंसिस्ट है मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री। यानी इसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है कि आज के बच्चे सब तरह का मिक्सअप चाहते हैं, और ये आपका द नेम ऑफ द रोज में सारी चीजों को डाला हुआ था और प्रॉपर टाइम पे इसको पब्लिश किया गया था। इस वजह से बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे हो गया डिस्पाइज, जो हेट को दिखाता है, नफरत को दिखाता है। कंडेम, दोष लगाना। मेडिवल, मध्यकालीन टाइम को दिखाता है। पीस, शांति को। और इंटरप्रिटेशन, व्याख्या को दिखाता है। और क्वेश्चंस हैं, व्हाई डिड पीपल हेट बीइंग इंटरव्यूड? लोगों को, अच्छे अच्छे राइटर्स हैं या पोएट्स हैं, इन लोगों को इंटरव्यू देने से क्यों डर लगता था, क्यों नहीं देना चाहते थे? तो क्योंकि लोगों को लगता था कि विंड पाइप पे हम प्रिंट पढ़ रहा है और ट्रूथ क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, लोगों को हेडेक रहता था। दूसरा है कि इंटरव्यू यूजफुल कैसे है। ये दो क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशिएंट है आपका एग्जाम में। ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट बनाने में अच्छा रहे, सुविधा रहे। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सक्सेस करिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, क्लास 12। आप जानते हैं क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है गोइंग प्लेसेज। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीनेजर एक ऐसा टाइम होता है, टीनेज का, जब बच्चों के मन में तरह तरह की बातें आते रहती हैं। फिर एक बार आया, फिर ये चला गया, फिर वो दूसरा वाला आया, फिर वो भी चला गया, फिर तीसरा वाला आया, ये भी चला गया। तो मतलब क्या है कि होते रहता, बातें आती हैं फिर निकलती हैं, फिर आती है फिर निकलती हैं। तो गोइंग प्लेसेज में हम ऐसा ही कुछ पाते हैं। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोफी और जेंसी। ये दोनों क्लासमेट्स भी हैं एंड दे आर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों का साथ रहना, अगल बगल में घर है, पड़ोसी हैं, फिर भी कंडीशन क्या है कि सोफी जो है वो डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर क्या होता है कि बैठे बैठे सोचना कि मेरे पास घोड़ा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा 10 करोड़ का लॉटरी लग जाए, फिर हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम वैसा कर लेंगे। कुछ काम करने से होगा ना, खाली बैठे बैठे सोचने से होगा। तो सोफी का क्या कंडीशन है कि वो डे ड्रीमर है। दोनों स्कूल से आती हैं तो बात करते करते आती हैं। तो सोफी बोली कि स्कूल जब ओवर हो जाएगा, आपका भी 12 जब ओवर हो जाएगा, तब आप क्या करिएगा? तब आप करिएगा कि स्कूल ओवर हो गया तो कुछ न कुछ आगे बढ़ना है। तो सोफी में क्या था कि उसने कहा पहले एक तो बुटीक खोलेगी। फिर उसको जब जेंसी बोली कि उसके लिए कैसे तुम पैसा पाएगी, कहाँ से मैनेज करेगी? बोले कहाँ से? तो ठीक है, पहले हम एक्ट्रेस बन जाते हैं। लो, अभी एक हुआ नहीं, दूसरे पे दिमाग आ गया। बोले एक्ट्रेस नहीं होगा तो ऐसा करते हैं, हम फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। दैट मीन्स की बेस की कमी, कभी इधर मन जा रहा, कभी उधर जा रहा, ये नहीं तो वो कर लेते हैं। हम लोग भी डेली लाइफ में पाते हैं, बच्चे जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इंजीनियरिंग करें कि बैंकिंग करें कि किधर का लाइन में जाएं कि आईएएस बने। तो इसका भी वही कंडीशन है, ये भी डे ड्रीमर है। जबकि उसी का भाई है जियो, मैकेनिक है और बहुत कम बोलता है, ही टॉक्स लेस। और ये बात सोफी को हमेशा कचोटता है कि वो लेस स्पीकर है, बहुत कम बोलता है, जरूरत पड़ता है तो बोलता नहीं तो चुप रहता है। और सोफी चाहती है कि ये ज्यादा बात करे और उससे कुछ पर्सनल बातें भी खुलकर करें। दोनों जो है भाई बहन है। तो सोफी के मन में आते रहता है कि काश जियो उससे पूरा बात करे, पूरा खुल खुल के बताया उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और इससे भी सुने। इसी बीच सोफी एक दिन घर में बताती है कि वो
डैनी कैसे से मिली है। अब डैनी कैसे एक फुटबॉलर है, जैसे कि अपने यहाँ आप सचिन को पाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी को पाते हैं, तो उसी तरह ये भी जो है बहुत बड़ा फुटबॉलर है। अब सोफी को लगा कि वो जो है आ रही थी, तो एक बार उसको भेंट हो गया डैनी कैसे से, और भेंट होने के बाद उसने ऑटोग्राफ के लिए कहा, तो संजोग क्या कहिए, नो ऑटोग्राफ वाला सिचुएशन हो गया। कारण कि दोनों के पास न पेन था न पेपर था, तो ऑटोग्राफ नहीं हो पाया। अब ये बात जब वो अपने भाई को बताती है, भाई पापा को बताते हैं, इस तरह करके घर में बात फैलता है। लोगों को लगता है कि लड़की जो है सही नहीं बोल रही है, लेकिन ये बार बार इसको साबित कराई। इसने तो यहां तक कह दिया कि वो डेटिंग पर भी बुलाने के लिए बोला है। सोचिए बात कहां से कहां तक चला जा रहा है। लोग डे ड्रीमर के साथ आजकल क्या है, लोग हीरो हीरोइन की पूजा करते हैं, क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स की पूजा करते हैं, करना अच्छी बात है, लेकिन अपना बेस पे टिकना जरूरी है। तो ये उस तरह की डे ड्रीमर है कि इसको लगता है कि डैनी कैसे से भेंट हो गया इसका। अब बात चलते चलते ये चूंकि पूरा फैमिली फुटबॉल के दीवाने हैं, ये लोग अक्सर वहां खेल देखने के लिए जाते हैं। अभी सैटरडे को ये लोग गए और उस जगह पे डैनी कैसे खेल रहा था। वो फुटबॉलर है, यूनाइटेड के लिए खेल रहा था और अच्छा खेला। खेलने के बाद जो है गोल मारा भी और जीत भी गया ही। जीत गया तो सब लोग खेल देखे, बहुत अच्छा फील किए। फिर इसको वो ड्रीमर शुरू हो जाता, फिर वही ड्रीम आने लगा कि एक बार वो जाकर दे बोथ मेट, दोनों का भेंट हुआ, और फिर भेंट होने के बाद वही कंडीशन कि कोई ऑटोग्राफ नहीं, क्योंकि ना पेन है ना पेपर है। ये जाकर वहां पर वेट की, बहुत देर वेट करने के बाद इसको लगा कि अब नहीं आएगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसको निराशा फील हुई कि क्या हो गया। लेकिन फिर इसको लगा कि नहीं, डैनी वहां आ गया, और आने के बाद जो है वो उसको न ऑटोग्राफ बन पाया न कुछ बन पाया, और लास्ट में फिर जो है फिर से वो वापस आती है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि टीनेजर्स का टाइमिंग में बच्चे क्या करते हैं, तो डे ड्रीमर्स होते हैं। और यही इसका सार दिखाया गया है कि वी मस्ट फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स, वी मस्ट नॉट बी डे ड्रीमर्स कि खाली आप बैठ के सोचते रहे, क्योंकि आप डे ड्रीमर्स होइएगा तो कहीं न कहीं घुमा फिरा के आपका ये डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशा है, वो आप तक आएगी, आपको उदासी मिलेगी जो इस सोफी को मिला, क्योंकि आखिर में उसको रियलाइज हो गया कि वो डैनी कैसे से नहीं मिली थी। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टेयर, चूंकि स्टेयर वर्ड का यूज हुआ है घूरने के लिए, देखने के लिए। गेज यानी घूरना। प्लम फादर के लिए यूज हुआ है। प्लम किसी को फैट बोलने से लगता है कि उसको गाली दिया जा रहा है, फैट बोलने से बढ़िया है प्लम का यूज किया जाए। मोटा ही बोले हैं, बट प्लम थोड़ा सा इज्जत के साथ होता है। लॉन्ग, लोग जानते हैं कि लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, बट नहीं, यहाँ पे सोफी जो थी वो लॉन्गिंग टू मीट टू डैनी कैसे। तो लॉन्गिंग का मतलब, ये लॉन्ग क्या है ना, उसका तीव्र इच्छा, डिजायर को शो करता है। ये लॉन्ग मैंने लंबा नहीं हुआ यहाँ पे। एक्सोटिक, ये क्या है ना, अट्रैक्टिव, कुछ विलक्षण अद्भुत सीन को दिखाता है, तो एक्सोटिक मोमेंट होता है। और फॉरबिड, ये उसकी जेंसी उसको बोली फॉरबिड की, यानी प्रिवेंट की, मना की कि देखो कि ऐसा मत सोचते रहो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर घर से नहीं थे, मिडिल क्लास है, गरीब घर के हैं। अब उसके बाद बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो रियल में खाली बैठ के सोचने से तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो बेस्ट है कि हम काम करें जड़ पे। अब इसका हॉट्स क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, जो हॉट क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि व्हाई वाज सोफी फैसिनेटेड बाय डैनी कैसे। तो इसका आंसर ये कि वो फुटबॉलर है, अट्रैक्टिव है, और चूंकि वो डे ड्रीमर है इसलिए उस धीरे धीरे उस पर अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि ये फेमस चीज है। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बोथ वर फ्रेंड्स, बोथ वर क्लासमेट्स, एक ही जगह पे रहना, एक टीचर से पढ़ना, सब कुछ सेम, बट सोफी और जेंसी में बहुत डिफरेंस था। ये जेंसी प्रैक्टिकल थी, जबकि सोफी डे ड्रीमर थी। अब आखिरी क्वेश्चन है कि सोफी, व्हाट डिड सोफी ड्रीम ऑफ, किस चीज के बारे में सपना देखते रहती थी। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, 12 का इस चैप्टर से क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए, वर्ड्स को देखते रहिए और अच्छा रिजल्ट करिए। बाय बाय।